हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसेट्स के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी बेसिक डेफिनेशंस और उससे क्लासिफिकेशन और लास्ट में हम लोगों ने एनसेट्स का हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे क्या एक्शंस है उसके बारे में डिस्कशन किया था। एनसेट्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लोग एस्पिरिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एग्जाम के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर और लॉन्ग नोट्स के अंदर भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एस्पिरिन है वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, यानी कि अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करेगा। एस्पिरिन जो होता है वो सेरीन ग्रुप जो कॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका एसिटाइलेशन कॉज करवाता है, जिस वजह से उनका इनहिबिशन हो जाता है। एस्पिरिन जो है वो एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है कॉक्स 1 कॉक्स 2 का, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इन एंजाइम्स के साथ। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो एस्पिरिन का यूज एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग किया जाता है, जिसपे हम लोग हाई डोज के अंदर इसको यूज करते हैं, मोर देन 5 to 6 ग्राम। इसको हम लोग एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसपे हम लोग डोज रखते हैं 0.5 से लेकर 20 ग्राम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी ऑफ पेशेंट। एस्पिरिन एकमात्र ऐसा एनसेड है जिसको हम लोग एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉक्स 1 एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। दूसरे एनसेड्स को हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, केवल एस्पिरिन को ही हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। इसको हम लोग लो डोज के फॉर्म में देंगे एंटी प्लेटलेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए, जिसपे हमारा डोज रहता है 75 से लेकर 325 मिलीग्राम तक। लेकिन अगर इसको हम लोग हाई डोज के अंदर अगर देना स्टार्ट करते हैं तो ये कॉक्स 1 के साथ कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर देगा, जिससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब कॉक्स 2 इनहिबिट होगा तो एग्रीगेशन जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कॉक्स 2 एंजाइम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करता है, लेकिन अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी के लिए लो डोज के अंदर एस्पिरिन को यूज करते हैं। प्री एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। लो डोज के अंदर हम लोग प्री एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन को देते हैं, जिसपे हमारा डोज बेसिकली रहता है 75 से लेकर 100 मिलीग्राम तक, और इसको हम लोग सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं एस्पिरिन के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली इसको ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है और ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका जो पीके है वो लगभग 3.5 के आसपास होता है। एस्पिरिन जो है वो एसिडिक नेचर का है, और जब स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है। तो जब एस्पिरिन उन सेल्स के अंदर इंटर करता है तो वो आयनाइज हो जाता है और उसकी आयनिक ट्रैपिंग हो जाती है। जितना भी एस्पिरिन डोज में लेते हैं उसका 75% जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाता है, इसलिए इसका वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका बेसिकली लीवर मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें मेनली फेज 2 रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, और फेज 2 रिएक्शंस में भी ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है और ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन माइनर कंट्रीब्यूशन रखता है। जब इसका फेज 2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, और वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। अगर एस्पिरिन का डोज अगर 6 ग्राम से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो सैचुरेट हो जाता है, जिस वजह से इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, और ये एक्यूमुलेशन मेनली देखा गया है चिल्ड्रंस के अंदर, नियोनेट्स के अंदर। एस्पिरिन के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि जो एस्पिरिन है उसका टी हाफ जो होता है बहुत कम होता है, 3 to 4 आवर्स, लेकिन जब ये ऑर्गन्स के अंदर जाके एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसका टी हाफ बढ़ जाता है और वो लगभग 17 आवर्स का हो जाता है, जो कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एस्पिरिन प्रेफर करता है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने के लिए, तो एस्पिरिन जो होता है वो डिस्प्लेस कर सकता है अदर ड्रग की बाइंडिंग को, इसलिए हम बोलते हैं कि एस्पिरिन जो होता है वो ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, यानी कि ये दूसरे ड्रग को एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं करने देगा, ये खुद जाके बाइंड करता है, जिस वजह से क्या होगा कि जो दूसरे ड्रग्स हैं उनका प्लाज्मा के अंदर फ्री कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। जो एस्पिरिन होता है वो डिस्प्लेस करता है वारफेरिन को, थियोफाइलिन को, सल्फोनामाइड को और मेथोट्रेक्सेट को, जिससे इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एस्पिरिन को अगर वारफेरिन के साथ दिया जाए तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों खून को कहीं ना कहीं पतला कर रहे होते हैं, और एस्पिरिन जो होता है वो उसके पास एंटीप्लेटिक प्रॉपर्टी होती है और वारफेरिन जो है उसके पास एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करता है दूसरे एसिड ड्रग के एलिमिनेशन को,
क्योंकि एसिडिक ड्रग के एलिमिनेशन के लिए किडनी के अंदर OATP होता है, यानी कि ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, और एस्पिरिन जाके खुद इनके साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर जाता है, जिससे दूसरे ड्रग्स का एलिमिनेशन रुक जाता है, जिस वजह से उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो जाके ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जिससे मेथोट्रेक्सेट बाइंड नहीं करेगा। अब आइए साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं एस्पिरिन की। तो एस्पिरिन जो होता है वो GIT टॉक्सिसिटी शो करता है, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो हमारे GIT की म्यूकोसा के लिए इरिटेंट तरीके से काम करता है। मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट देखे गए हैं नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। एस्पिरिन जो होता है वो COX-1 को भी इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिंथेसिस कम होता है, जिस वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज और GERD का चांस बढ़ जाता है, और ये ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है सीवियर केसेस के अंदर GIT में। एस्पिरिन के GIT साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एस्पिरिन को सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट के साथ दिया जाता है, या फिर हम लोग एस्पिरिन को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ दे सकते हैं, जिससे GIT टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। एस्पिरिन जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी शो करता है, और ये किडनी में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस शो करेगा। एस्पिरिन देने की वजह से COX एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, जिससे रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, और रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिससे यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, और वहां पे सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाएगा, और पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाएगा। और पेपिलरी नेक्रोसिस होने की वजह से किडनी में डैमेजेस देखने को मिले हैं। अगर इसका अमाउंट जो है तो अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी भी शो कर सकता है, और ये मेनली टॉक्सिसिटी शो करता है चिल्ड्रंस के अंदर। साइड इफेक्ट के अंदर एसिडोसिस भी कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है, और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है एस्पिरिन की वजह से। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं कि जो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी है उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास 5 मेन चीज़ें हैं, जो कि हमारा है ABCDE। ए से हम लोग याद करेंगे एयरवे क्लीनिंग, यानी कि जो हमारा ट्रैकियो ब्रोंकियल पाथवे है उसको हम लोग क्लीन करेंगे, ताकि पेशेंट जो है वो उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना आए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे। बी से हम लोग ब्रीदिंग मेंटेन करेंगे उसका, जिसके लिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे पेशेंट्स को। सी से याद करेंगे सर्कुलेशन मेंटेनेंस को। सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन देंगे बाय IV रूट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस को मेंटेन करता है। डी से याद करेंगे हम लोग कि जो पेशेंट है उसका ड्रग का एक्सपोजर कम कर देंगे, यानी कि डिक्रीज एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट, जिसके लिए हम लोग गैस्ट्रिक लेवाज जैसे टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। और चारकोल जो होता है हमारे GIT में प्रेजेंट जो भी बचा हुआ एस्पिरिन रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे। जब चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा एस्पिरिन को तो वो सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, और सर्कुलेशन में अगर नहीं जाएगा तो वो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं शो कर पाएगा। इसे याद करेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो भी हमारा बॉडी के अंदर ड्रग चला गया है सर्कुलेशन में, उसको हम लोग फोर्स्ड एल्कलाइन डाययूरेसिस के थ्रू हम लोग उसको एलिमिनेट करेंगे। फोर्स्ड एल्कलाइन डाययूरेसिस में कुछ डाययूरेटिक्स देते हैं जो कि प्रमोट करते हैं एस्पिरिन के एलिमिनेशन को। और जब टॉक्सिसिटी होगी तो पेशेंट बेसिकली एडमिट रहेगा हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर होने वाली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स का भी यूज करेंगे, जो कि एज अ सपोर्टिव मेजर वहां पे काम करेगा। तो यहां तक बात हुई एस्पिरिन के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों को केवल थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को देखा है, ज्यादा कोई स्पेसिफिक ड्रग के बारे में जाना। हम लोग ये देखेंगे कि COX-2 इनहिबिटर जो सेलेक्टिव वाले हैं उनका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ओवर नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर पे। नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर के अंदर हमारे पास 2 मेन ड्रग है, कोलिकॉक्सिब और इटोरिकॉक्सिब। इटोरिकॉक्सिब जो होता है वो मोस्ट सेलेक्टिव होता है इन दोनों में से। इसको याद करने के लिए हमारे पास तरीका है कि जिसके अंदर कॉक्सिब होगा वो खुद बोलेगा कि मैं COX-2 इनहिबिटर हूं। कॉक्सिब में जो COX होगा वो रिप्रेजेंट करता है COX एंजाइम को, और I से हम लोग याद कर सकते हैं कि इनहिबिटर है, यानी कि ये COX एंजाइम का इनहिबिटर। यहां तक तो क्लियर हो गया। और COX-2 का है, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग B से याद करेंगे, क्योंकि जो B होता है हमारे अल्फाबेट का सेकंड लेटर होता है, और B जो है सेकंड लेटर है, और ये COX-2 को इनहिबिट करता है, यानी कि COX-2 इनहिबिटर है ये। COX-1 एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूटिवली सीक्रेट होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग एंजाइम। जबकि जो COX-2 होता है वो इन्फ्लेमेशन के द्वारा इंड्यूस होता है। जो COX-2 इनहिबिटर होंगे वो COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, और यानी कि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो COX-2 एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं उनके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और ये बेसिकली प्रेफर्ड किया जाता है यंग पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि ओल्ड पेशेंट्स के अंदर COX-2 को इनहिबिट करने से प्लेटलेट के एग्रीगेशन चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ओल्ड पेशेंट्स के अंदर COX-2 इनहिबिटर को उतना प्रेफर नहीं करते हैं।
अब आइए कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो होते हैं उनका जीआरडी साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि पेप्टिक अल्सर डिसीज और जीईआरडी के चांसेस नहीं होते हैं। जबकि जो अपने नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं उनके अंदर कॉक्स 1 एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज और जीईआरडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाता था जब कॉक्स 1 को इनहिबिट करते थे, और प्रोस्टाग्लैंडिन का जब सिंथेसिस कम हो जाता है तो म्यूकस बाइकार्बोनेट्स वगैरह सीक्रेट नहीं होते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर देंगे तो इसका जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा तो इंक्रीज रहेगा अपना म्यूकोसा बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन, जिससे एसिड प्रोडक्शन कम रहेगा। तो हम लोग कॉक्स 2 इनहिबिटर सेलेक्टिव वाले को प्रेफर कर सकते हैं उन पेशेंट के अंदर जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज है या फिर जीआरटी परफोरेशन है या जीईआरडी के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो जैसे कि ये कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, और हम जानते हैं कि जो कॉक्स 2 होता है वो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करता है, तो जब कॉक्स 2 के इनहिबिशन हो जाएगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, जिससे जो अपना कॉक्स 1 है उसकी एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली शो होगी और प्लेटलेट का एग्रीगेशन बढ़ जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जब कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देते हैं तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं। जो अपने सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो अपने सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होते हैं वो लेस इफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होता है उस पर कॉक्स 2 कॉक्स 1 दोनों का रोल होता है। भले ही कॉक्स 2 का रोल ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में कॉक्स 1 का भी रोल रहता है। और जो अपने सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होंगे वो केवल कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, तो कॉक्स 1 वाले इफेक्ट को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे फीवर, पेन जैसे इफेक्ट कंट्रोल नहीं होंगे। जिस पेशेंट को एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो पेप्टिक अल्सर डिसीज हुआ होगा उस पेशेंट को हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर नहीं देंगे, क्योंकि जब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हुआ होगा तो इन्फ्लेमेशन शो होगा जीआरटी के वॉल्स में, और इन्फ्लेमेशन की वजह से कॉक्स 2 जो होता है वो सीक्रेट होगा, जो कि प्रोस्टासाइक्लिन का सिंथेसिस करवाएगा, और प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है जीआरटी के वॉल्स के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर है। लेकिन जब हम लोग एच पाइलोरी के वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो उसको ठीक करने के लिए अगर सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर देंगे, जब कॉक्स 2 इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोटेक्टिव फैक्टर भी गायब हो जाएगा, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज का रिस्क और बढ़ जाएगा, यानी कि और सीवियरिटी देखने को मिलेगी। इसलिए हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर को एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर डिसीज जिसको होता है उसके अंदर नहीं देते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर का किडनी के अंदर। जब जीएफआर कम होता है तो लूप ऑफ हेनली की जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उस पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉक्स 2 एंजाइम को इंक्रीज करती हैं, यानी कि उसका सिक्रेशन बढ़ाएंगी। और कॉक्स 2 का जब सिक्रेशन बढ़ता है तो प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि रीनल वेजोडाइलेशन होगा और जीएफआर बढ़ेगा। अब जीएफआर बढ़ने की वजह से सोडियम और वाटर का लॉस भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर से कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो रिटेंशन हो जाएगा सोडियम का, वाटर का, क्योंकि वेजोडाइलेशन नहीं हो पाएगा, तो जीएफआर बढ़ नहीं रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है सोडियम और वाटर वो रिटेन होने लग जाएगा, जिससे एडिमा हो जाएगा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज ओवर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इस वीडियो के अंदर जो एस्पिरेंट पे शॉर्ट नोट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का वो फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरासीटामोल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।